नमस्कार, मैं हूं कल्पना मिश्रा और आप देख रहे हैं उद्योग टीवी। 1 फरवरी को देश का बजट पेश किया गया। कोरोना के बाद देश की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पे लौट रही है। कोरोना का मार एमएसएमई सेक्टर पर सबसे ज्यादा पड़ा। इन सेक्टर के लोगों को बजट से बहुत ज्यादा उम्मीद थी। क्या यह बजट उन लोगों के उम्मीदों पे खरा उतर पाई? इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आज स्टूडियो में प्रकाश चंद्र जैन जी। सर, उद्योग टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बताना चाहेंगे कि प्रकाश चंद्र जैन जी भवाना चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री के चेयरमैन हैं और 20 साल से एमएसएमई सेक्टर के उत्थान के लिए कार्यरत हैं और समय समय पर उद्यमियों के आवाज को उठाते रहे हैं। सर, जैसे कि बजट पास हुआ है, बजट पे आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? निर्मला सीतारमण जी ने बहुत मेहनत करके बजट बनाया है। बड़ी विषम परिस्थितियों में वो काम कर रही हैं। पिछले 1 बरस से देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रेशर है। कोरोना ने भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी को तोड़ कर रख दिया है। किसी भी वित्त मंत्री के लिए इन परिस्थितियों में एक अच्छा बजट पेश करना बहुत बड़ी चुनौती है। ये हिमालय पर चढ़ाई करने से कम नहीं है। ये आप उस टीम से पूछ सकते हैं जो निर्मला जी के लिए दिन रात इस बजट को बनाने में लगी हुई थी, काट छांट कर रही थी, गुना भाग कर रही थी। तो मैं सैल्यूट करता हूँ वित्त मंत्री को, जिन्होंने इन परिस्थितियों को होते हुए भी एक बड़ा संतुलित बजट पेश किया है, कोशिश की है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनके दिशा निर्देश पर उन्होंने जो एक कॉम्पैक्ट बजट पेश करने की कोशिश की है, वो वास्तव में प्रशंसनीय है। सर, इस बार के बजट में एमएसएमई सेक्टर के लिए 15,700 करोड़ रुपए दिए गए हैं। क्या यह राशि पर्याप्त है? आपने तो मेरी दुखती रग पर हाथ रख दिया है। 7 करोड़ एमएसएमई यूनिट्स हैं, उसके लिए 15,000 करोड़ रुपए, यानी एक यूनिट के लिए 250 रुपए 1 साल में। आप समझ सकते हैं ऊँट के मुंह में जीरा है। ये सीतारमण जी भी जानती हैं और सारा देश जान रहा है। बजट तो पेश हो चुका है, ऐसे में आपके हिसाब से सरकार को एमएसएमई के लिए क्या करना चाहिए? मैं तो सीतारमण जी से नम्र निवेदन करना चाहूँगा और प्रधानमंत्री मोदी जी से भी नम्र निवेदन करना चाहूँगा कि चलो, अब प्रावधान नहीं हो पाया, आपने सिर्फ 15,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है, लेकिन अतिशीघ्र एक अंतरिम बजट और दीजिएगा जिसमें सिर्फ एमएसएमई के ऊपर विशेष ध्यान दीजिएगा। 7 करोड़ उद्यमी हैं जो इस कार्य में लगे हैं, 12 से 15 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं, देश के टोटल बजट में 70% का योगदान देते हैं, एक्सपोर्ट में 40% का योगदान देते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था का ये इतना बड़ा सेक्टर है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा ख्याल करिएगा और इसको सपोर्ट देने के लिए एक अतिशीघ्र एक अंतरिम बजट दीजिएगा। कई मौके पे प्रधानमंत्री एमएसएमई की महत्ता को बता चुके हैं। सरकार कोरोना काल में भी एमएसएमई सेक्टर के लिए एक राशि दिया है, लेकिन आज भी एमएसएमई सेक्टर के लोगों तक इसका फायदा नहीं पहुंच पाया है। इसका क्या कारण है? देखिए, सभी जानते हैं और प्रधानमंत्री जी तो विशेष इसके लिए उत्सुक रहते हैं कि एमएसएमई सेक्टर को कुछ सहायता दी जाए, कुछ प्यार भरी थपकी दी जाए, कुछ थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए उनको थोड़ा सा प्रेरणा दी जाए। लेकिन एमएसएमई सेक्टर इतना बड़ा सेक्टर है कि उसके लिए जो फंड्स की व्यवस्था की जा रही है वो बहुत थोड़ी है। मेरा तो ये मानना है कि जैसे इस बजट में 35 लाख करोड़ रुपए का बजट था, तो एक बजट एमएसएमई को ही दिया जाना चाहिए किसी भी तरीके से। फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। एमएसएमई सेक्टर ने इतना कुछ भुगता है पिछले समय में, कभी कोरोना का कहर भुगता है, कभी किसानों का आंदोलन भुगता है और वैश्विक मंदी झेली है। बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे रहे हैं जो हमारे विरुद्ध गए हैं। हमें सहायता की आवश्यकता है। हम सरकार से गुहार लगाते हैं कि सरकार हमारी सहायता करे, हमें दिशा निर्देश दे, हमें प्यार भरी थपकी दे, हमें आगे बढ़ाने के लिए एक ऐसा रास्ता प्रदान करे जहां हम देश को तरक्की की ओर ले जा सकें। बजट में सोना, चांदी, कॉपर, इस्पात सस्ता हुआ है। दूसरी तरफ डीजल और पेट्रोल पर सेस लगाया गया है। एमएसएमई पर इसका कितना असर पड़ेगा? देखिए, जहाँ तक सोना चांदी सस्ते होने का प्रश्न है, पहले ही कोई बहुत ज़्यादा टैक्स नहीं था, उस पर मामूली सा टैक्स घटाया गया है। सस्ता शब्द का मतलब तो होता है 1 रुपये का माल 8 आने हो गया हो। अगर 1 रुपये का माल 99 पैसे हुआ है तो वो कोई सस्ते में गिनती नहीं है। दूसरी बात, जहाँ तक पेट्रोल और डीजल का प्रश्न है, मेरा ये मानना है क्योंकि सभी सरकारें
उद्यमों के अंदर पीएनजी और सीएनजी गैसेस को बढ़ावा दे रही हैं और हर जगह डीजल के इस्तेमाल के ऊपर बैन लग रहा है, पर्यावरण की दृष्टि से ये क्योंकि हानि करता है, तो डीजल का रेट कम है या ज़्यादा इससे किसानों को तो फ़र्क पड़ेगा, लेकिन उद्यमियों को कोई बहुत बड़ा विशेष फ़र्क पड़ने वाला है ऐसा मेरा मानना नहीं है। हाँ, जिस दिन पीएनजी या सीएनजी के रेट बढ़ेंगे उस दिन स्वाभाविक रूप से हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, लेकिन फिलहाल पेट्रोल और डीजल से हमें कोई विशेष प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। सरकार के पास अभी भी कोई निश्चित आंकड़ा नहीं है कि देश में एमएसएमई के कितने यूनिट हैं। जब तक सरकार के पास कोई निश्चित आंकड़ा नहीं होगा तब तक सरकार भी कुछ ज़्यादा नहीं कर सकती है। इसके समाधान के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार के पास असीमित साधन है। पूरे देश की जनसंख्या की जब गिनती कर सकती है सरकार, तो एमएसएमई सेक्टर के उद्यमों की गिनती करने में सरकार को कितना समय लगेगा? मामूली बात है उनके लिए। जिस दिन वो चाहेंगे 3 महीने के अंदर अंदर सारे भारत के एमएसएमई उद्योग की गणना कर सकते हैं। रही बात स्वयं एमएसएमई उद्यमियों के द्वारा रजिस्ट्रेशन कराने की, प्रक्रिया बहुत तेज़ हो रही है। जैसे जैसे ऑनलाइन किया गया है, लोग आगे आ रहे हैं, अपने आप को रजिस्टर्ड करा रहे हैं, और ये मैं मानता हूँ कि हमें स्वयं आकर के अपने आप को रजिस्टर्ड कराना चाहिए ताकि हम सरकार के खाते में हमारी गिनती शुरू हो जाए और सरकार हमारे अनुसार, हमारी गिनती के अनुसार अपनी योजनाओं को कार्यान्वित कर सके। एसोसिएशंस, फेडरेशन, चैम्बर्स, इन सब की ड्यूटी बनती है कि वो अपने सदस्यों को आगे लाएं और इसमें रजिस्ट्रेशन करा करके सरकार तक आंकड़े पहुंचाएं। बहुत सारे लोग सरकारी डॉक्यूमेंटेशन के लिए अपना डाटा सरकार से साझा नहीं करना चाहते। क्या आपको नहीं लगता कि सरकार को उद्यमियों का विश्वास जीतना चाहिए? सरकार को उद्यमियों का विश्वास जीतना चाहिए, ये तो आपने बड़ी उत्तम बात कही है, लेकिन उद्यमियों को भी सरकार पर विश्वास करना चाहिए, मेरा ये मानना है। ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है हमारा जो सरकार के पास पहले से नहीं है। हमें सिर्फ ऑनलाइन फार्म भरना है, जमा कराना है और अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराना है। सरकार हमारा विश्वास जीतने का प्रयास करे, एक पुल बनाए, अपनी नीतियों को हम तक पहुंचाए, ताकि हमारे और उनके बीच में एक विश्वास और प्यार का बंधन बने। कोशिश जारी है दोनों पक्षों की ओर से। हमारे रिपोर्टर बहुत सारे यूनिट का दौरा करते हैं। ऐसा लगता है कि सरकार की योजनाओं की जानकारी उद्यमियों तक नहीं पहुंच पाती है। ऐसे में सरकार को क्या करना चाहिए? जैसे मैंने अभी कहा, सरकार को अपनी पॉलिसियों के बारे में विस्तार रूप से विज्ञापन करने चाहिए। विस्तृत इसकी सोशल नेटवर्किंग में विवेचना होनी चाहिए, इसके ऊपर बहसें होनी चाहिए, इसके लिए कैंप लगाए जाने चाहिए, इसके लिए फेडरेशन, चैम्बर्स, एसोसिएशंस को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो बार बार अपनी मीटिंग्स करें और एमएसएमई अफसरों को बुला करके उनसे इंटरेक्शन कराएं और वहीं पर ही कैंप लगा करके रजिस्ट्रेशंस करवाएं, ताकि एक ऐसा प्यार भरा माहौल क्रिएट हो जिसमें एमएसएमई विभाग और एमएसएमई यूनिट्स आपस में मिल करके देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। हमने मैनेजमेंट स्कूल के छात्रों और शिक्षकों से एमएसएमई के मुद्दे पर बात की। आज अधिकतर छात्र कॉर्पोरेट या एमएनसी में काम करना चाहते हैं। एमएसएमई की तरफ उनका झुकाव कम है। ऐसे में एमएसएमई सेक्टर वाले को क्या करना चाहिए? मैं आपसे कतई सहमत नहीं हूँ। लोग पढ़ लिख रहे हैं, ब्रिलियंट बन रहे हैं, होशियार बन रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन आप ये देखिए पूरी जनसंख्या का मुश्किल से 1% तो सरकारी नौकर है और अगला 1% भी ऐसा नहीं है जो एमएनसी या मल्टीनेशनल या और जो भी आप कह रहे हैं उन बड़ी कंपनियों में जा पाया हो। बहुत ही माइन्यूट परसेंटेज है। और फिर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि एमएनसी में जाकर के आदमी कितना कमा लेगा? उनका जो लेवल शुरू होता है 40, 50, 60 हज़ार रुपये से शुरू होता है। एक मीडियम कैटेगरी के आदमी को 2 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। हाँ, कोई बहुत ब्रिलियंट है, उनके पास करोड़ों की भी तनख्वाहें, लेकिन वो तो उंगलियों पे गिनने लायक है। साधारण रूप में आप ये मानिए कि एवरेज 2 लाख रुपए महीना कोई एमएनसी ब्रिलियंट स्टूडेंट को देगी। अब वो ब्रिलियंट स्टूडेंट अगर टेक्निकली होशियार है और वो अपनी कोई भी एंटरप्राइज खड़ी करता है तो उसके लिए 2 लाख रुपए कमाने क्या मुश्किल है। और जब उसकी पत्नी अगर उसके साथ आ जाती है, 2 और 2 4 और 4 मिला करके 6, 5-6 लाख रुपए कमाने उन दोनों के लिए बड़े आसान है। तो कोई भी लड़का लड़की एमएनसी में क्यों जाएंगे?
एमएनसी आपको पता नहीं है, निचोड़ लेते हैं आदमी को। वो 8 घंटे काम नहीं लेते, 18 घंटे काम लेते हैं। उनकी सैलरी बड़ी दिखाई देती है, लेकिन उनका वर्कलोड जो है 3 आदमियों का काम एक से लेते हैं, इसीलिए वो 3 की तनख्वाह एक को देते हैं। आप उनकी मेंटलिटी को समझिए। उतनी मेहनत 18 घंटे अगर कोई भी एंटरप्रेन्योर अपने धंधे में करेगा तो आप देखिए कहां से कहां पहुंच जाएगा, कितनी तरक्की करेगा, कितना पैसा कमाएगा। ऐसा नहीं है कि सभी एमएनसी की तरफ भाग रहे हैं, ये गलतफहमी है। सरकार ने प्रधानमंत्री स्किल योजना भी बनाई है और उस पर काम भी हुआ। इसका उद्देश्य था कि अनस्किल्ड लोगों को कुशल बनाया जाए। इस योजना को आप कितना सफल मानते हैं? माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री तो बहुत बड़ा सोचते हैं, क्योंकि वो स्वयं फर्श से उठ करके अर्श पर पहुंचे हैं। सारा देश उनको सैल्यूट करता है। उन्होंने कौशल विकास योजना का शुभारंभ इसी वजह से किया था कि हम क्लर्क बनने की बजाय टेक्नीशियन बने, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें पैसा लगाने के बाद भी उसके रिजल्ट उतने पॉजिटिव नहीं आ पाए जितनी आशा की जा रही थी। उसका एक मुख्य कारण ये है कि ये ब्यूरोक्रेसी में फंस कर रह गई, करप्शन में फंस कर रह गई, और आधारभूत कमी होने की वजह से मेरा मानना है कि कम से कम 1 वर्ष तक के लिए वो कोर्स होने चाहिए थे, जबकि जो कोर्स फॉर्मुलेट किए गए वो 15 दिन, 1 महीना, 3 महीने के लिए फॉर्मुलेट किए गए। जो पीरियड बहुत छोटा है, उतने समय में कौशल प्राप्त करना बड़ा कठिन है। मैं सजेशन देना चाहता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर में ऐसे टेक्निकल इंस्टीट्यूट खड़े किए जाने चाहिए। सरकारें उनको सहायता दें, लेकिन हों वो प्राइवेट सेक्टर में, और वो हाई क्लास की 1 साल से लेके 5 साल तक की ट्रेनिंग्स विशेष उद्यम के अंदर प्रोवाइड करें, ताकि व्यक्ति अपने आप में इतना सक्षम हो जाए कि वो एक अच्छा फोरमैन तो हो ही, एक अच्छा उद्यमी भी बन सके। सरकार ने एमएसएमई के लिए मंत्रालय भी अलग से बनाया है। मंत्रालय या मंत्री उद्यमियों के कितने पास आ पाए हैं? देखिए, ये तो शुक्रगुजार हैं भारत सरकार के हम कि उन्होंने एमएसएमई की महत्ता को समझा और इसके लिए अलग से मंत्रालय बनाया, और समय के साथ साथ ये मंत्रालय डेवलप हो रहा है। अभी शैशव अवस्था में है, किशोर होने जा रहा है। मेरा ये मानना है जैसे जैसे आपस में इंटरेक्शन बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा, हम और नज़दीक आएंगे और एक दूसरे से लाभान्वित होंगे। बहुत सारी योजनाएं राज्य सरकार और केंद्र के अंदरूनी राजनीतिक कारणों से सफल नहीं हो पाती हैं। ऐसे में बीच का रास्ता क्या है? देखिए, ये बड़ा प्रश्न है। सरकारों के बीच की बात है, नीति निर्माताओं के बीच की बात है। हम जो एमएसएमई सेक्टर के लोग हैं, हमारी इतनी बड़ी घुसपैठ नहीं है कि हम इस काम में कुछ कर पाएँ। सरकारों को स्वयं समझना होगा, एक दूसरे को सहायता देनी होगी, कोऑपरेट करना होगा, अपने अपने क्षेत्र को समझना होगा, और मुख्य रूप से तो राष्ट्र को समझना होगा कि चाहे राज्य सरकार हो और चाहे केंद्र सरकार हो और चाहे कोई लोकल कॉरपोरेशन हो, सभी राष्ट्र के हित के लिए बने हैं। उन सबको मिलकर एमएसएमई की डेवलपमेंट के लिए कोशिश करनी होगी, ताकि ग्रोथ जो टारगेट्स हैं वो पूरे किए जा सकें। अगर आप समग्र रूप में कहना चाहें तो उद्यमियों और सरकार के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उद्यमी जी जान से अपने उद्यम में लगा है। हमारे यहाँ कहावत है कि बेटा मर जाए तो इतना दुख नहीं होता, धंधा मर जाए तो बहुत दुख होता है। यानी हमारे लिए अपनी संतान से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है अपना उद्यम। उद्यमी दिन रात 24 घंटे अपने उद्यम के बारे में सोचता है, उसी में जीता है और उसी के लिए उद्यत रहता है। और जहाँ तक सरकारों का प्रश्न है, सरकारों के लिए तो हम दुधारू गाय हैं। सरकारों को व्यापारी, उद्यमी सब लोग विलेन के रूप में देखते हैं। हम दिन रात मेहनत करके प्रोडक्शन करते हैं, उसके ऊपर टैक्स इकट्ठा करके सरकारों के खजाने भरते हैं। सरकारें जब बताती हैं 1,35,000 करोड़ रुपए इस महीने में जीएसटी कलेक्ट हो गया, तो वो बड़े खुश होते हैं। लेकिन शाम को जब हम कहते हैं कि भैया एमएसएमई के लिए भी कुछ सोच लो, तो वो हमारी ओर मुँह भी नहीं करते हैं। ये तो त्रासदी है कि जब उनको फाइनेंस चाहिए, जब उनको टैक्सी चाहिए, तो उन्हें हम याद आते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं हमें भी वृद्धावस्था पेंशन दे दो भाई, हमारे को भी ग्रेच्युटी दे दो, आप अपने करोड़ों कर्मचारियों को लाभान्वित कर रहे हैं, उनको पीएफ दे रहे हैं,
उनको पेंशन्स दे रहे हैं। और हमने आपको 40-40 साल पूरे जीवन मेहनत करके आपको टैक्स इकट्ठे कर करके आपके खजाने भरे हैं, आप उसका कुछ परसेंटेज हमारे ऊपर भी लगा दो। हमारी वृद्धावस्था में हमारी स्वास्थ्य ठीक रहे, हमारा परिवार ठीक रहे, हमारा भी खर्चा चलता रहे। आज तक किसी भी सरकार ने हमारी ओर ख्याल नहीं किया है। हम भगवान भरोसे हैं, लेकिन हाँ, सिर्फ भगवान भरोसे नहीं, हम अपने उद्यम के भरोसे हैं। हम उद्यमी कभी रिटायर नहीं होते। हम सरकारी नौकर नहीं है कि 60 साल के बाद रिटायर होंगे। हम उसी दिन रिटायर होंगे जिस दिन टिकट आ जाएगी। इससे पहले रिटायर होने वाले नहीं हैं। हम रोजगार मांगते नहीं, रोजगार देते हैं। हम टैक्स जमा कराते हैं। हम उद्यमी हैं। हमारा काम है मेहनत करना, हमारा काम है देश को आगे बढ़ाना, और हमारा काम है सरकारों को भी पूरी सहायता देना। हम उद्यत हैं, उद्यत रहेंगे, उद्यमी हैं, उद्यमी रहेंगे, और देश को आगे बढ़ाते रहेंगे। कोई हमारी सुने या ना सुने, हमें कोई परवाह नहीं। हमारे लिए भारत पहले है, हम बाद में। आपने उद्योग टीवी के लिए समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया।